नमस्कार, मैं डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर ऑफ नोबल आईवीएफ एंड राजमाता हॉस्पिटल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ आईवीएफ में, ऑब्स्टेट्रिक्स में, गायनी में और लैप्रोस्कोपी में डील करती हूँ। मेरे यहाँ 2 सेंटर हैं, एक सासनी गेट मथुरा रोड पे है और एक रामगढ़ रोड अवंतिका फेज 1 में है, जिसमें इवनिंग स्पेशली हम आईवीएफ की ओपीडी करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि अभी आईवीएफ डे आ रहा है, जो कि 25 जुलाई को मनाया जाता है, हर डे की एक इम्पॉर्टेंस होती है। तो उसके लिए एक मैसेज कि आईवीएफ क्या है, कि किन लोगों को कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, प्रोसीजर क्या है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट और बेनिफिट्स हैं। इसके लिए छोटी सी एक बात करते हैं अपन। आईवीएफ मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन कहते हैं। असिस्टेड का मतलब होता है जब कोई भी हस्बैंड वाइफ शादी के 1 साल बाद नॉर्मल होने के बाद भी या फिर नॉर्मल साथ रह रहे हैं फिर भी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, इस कंडीशन को अपन इनफर्टिलिटी या बांझपन की डेफिनेशन देते हैं। तो इनफर्टिलिटी स्पेशली इन इंडिया बहुत बड़ा सामाजिक टैबू, एक सामाजिक मैं कहती हूँ कष्ट है। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं तो सोसाइटी में सिक्लूडेड, डिप्रेस्ड और डिटैच्ड मीन्स लोग उसे समाज में नॉर्मल तरीके से नहीं जीने देते। तो इसके लिए लोग जगह जगह जाते हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो टेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प करी है हर फील्ड में, तो मेडिकल फील्ड में भी इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि पहले जो आईवीएफ एक ड्रीम कंडीशन होती थी कि बस पैसे वाले लोग और बड़े शहर वाले करा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आईवीएफ है क्या, आईवीएफ कब होता है, पहले बात ये देखेंगे क्यों ज़रूरत है आईवीएफ की। तो जिन दंपतियों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कई साल उनकी हो गए हैं शादी के, कोशिश कर रहे हैं और साधारण ट्रीटमेंट से जैसे अंडे बनने की दवाई, नली की जांच, बाकी सब करा लिया और नहीं हो रहे हैं, 5-6 साल हो गए हैं शादी को, तो अपन एडवाइस करते हैं कि अब हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए, जो कि एक सिंपल और नॉर्मल प्रोसेस है, जिसमें कि बच्चा अगर हमारी ट्यूब में नहीं फर्टिलाइज हो पा रहा, उस स्पर्म और एग को हम शरीर से निकाल के लैब में फर्टिलाइज कराते हैं। फीमेल से एग निकालते हैं, स्पर्म लेते हैं, मीडिया में रखते हैं और उसको एम्ब्रियो बनाते हैं और वापस उनकी बॉडी में रखते हैं। ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब इसमें इंडिकेशंस हैं जिसकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जिनको ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, जिनकी यूट्राइन कैविटी और यूट्रस खराब है, या जिनको बहुत साल हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे। अब आईवीएफ का पेशेंट आता है तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो एक सोसाइटी का प्रेशर, दूसरा वो पहले ही 5 साल 10 साल इतना ट्रीटमेंट ले चुका होता है कि वो मेंटली और फाइनेंशियली एग्जॉस्टेड, जिसे कहते हैं ना, थका हुआ होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उसकी काउंसलिंग, उसको हिम्मत बधाना और उसको एक सिंपल तरीके में डिटेल बताना, जो हमारा सबसे बड़ी ड्यूटी है एज अ डॉक्टर, कि आईवीएफ प्रोसेस क्या है, इसमें सिंपल क्या होएगा, क्या क्या टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम ओवरी का रिजर्व अंडे कैसे हैं, स्पर्म की क्वालिटी आपकी कैसी है, क्या रीज़न रहा होगा अब तक बच्चे, ये सब उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर एक्सप्लेन करते हैं प्रोसीजर कैसे होगा, 10 से 11 दिन इंजेक्शंस लगेंगे, फिर एग निकाले जाएंगे एनेस्थीसिया के अंडर, लैब में एम्ब्रियो रखेंगे और उसको आपके यूट्रस में वापस रखेंगे। ये एक सिंपल प्रोसेस है। इसमें बहुत दर्द, बहुत इंजेक्शन ऐसा नहीं है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे हमें हर चीज़ के लिए दवाई लेनी पड़ती है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है, तो ये 10 दिन के इंजेक्शन है। इसमें कोई भी घबराने की और डर की बात नहीं है। हाँ, ये पेनफुल कंडीशन है नहीं, हाँ, थोड़े बहुत इंजेक्शन लगेंगे। जब भी इंजेक्शन लगेंगे थोड़ा सा आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ दुनिया में बिना कष्ट के आज तक और बिना मेहनत के नहीं मिली है, तो इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब दूसरी बात आती है कि बच्चा स्पर्म हमारा होगा, एग हमारा होगा, तो ये बहुत क्लियर मैं सबको बोलती हूँ, स्पर्म और एग आपका ही होगा। अनटिल अनलेस ऐसा नहीं है कि आपके एग बन ही नहीं रहे, तो आपको काउंसलिंग करके ART बैंक से
एग लिए जाते हैं, अगर स्पर्म नहीं है तो ART बैंक से स्पर्म लिए जाते हैं, आपको काउंसलिंग करी जाती है, आपके साइन लिए जाते हैं, आपसे पेमेंट लिया जाता है एक्स्ट्रा। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें। प्लस आजकल इतनी सुविधाएं हैं कि आप DNA टेस्ट करा सकते हैं, तो ये तो बहुत मिथ है कि ये होता है। दूसरा मिथ है कि बच्चे एबनॉर्मल होंगे क्या। एबनॉर्मलिटी 2 to 3% जो जनरल पॉपुलेशन में नॉर्मल प्रेगनेंसीज में है, उतनी ही IVF के बच्चों में है। इसमें तीसरी चीज ग्रोथ जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में है वो भी इसी में है। हाँ, ट्विंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों को नेगेटिव रिजल्ट नहीं चाहिए, तो हम मिनिमम 2 एम्ब्रियो रखे जाते हैं जिसमें दोनों की ग्रोथ होने की चांस रहते हैं, तो ट्विंस की प्रोबेबिलिटी रहती है। कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी के जैसे ही होते हैं, थोड़े बहुत किसी को वो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। इस प्रेगनेंसी के दौरान, अब प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी के दौरान एक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हैरेसिंग क्वेश्चन। और सबको मैं यही समझाती हूँ कि हमारे यहाँ इतने केसेस हुए हैं, मैं आपको 10-20 लोगों के नंबर देती हूँ, आप कॉल करिए आपको कितना बेड रेस्ट बोला गया था। प्लस IVF ज़रूरत किसको होती है? जो लेडीज़ वर्किंग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनकी शादी लेट हुई है, तो वो तो वैसे ही बेड रेस्ट नहीं कर सकती हैं। टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, पुलिस वाले हैं, बैंकर्स हैं, तो बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बेड रेस्ट की ज़रूरत तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी जब हाई रिस्क होती है तो हमें बोलना पड़ता है, तो वो प्रेगनेंसी और इंडिविजुअल बेसिस पे और कंडीशन के बेसिस पे एडवाइस कभी कभी करा जाता है। हाँ, कुछ फैमिलीज बहुत महंगा बच्चा है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, तो ओवर अपने लेवल पे कराते हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इवन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। और एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो हम हल्का फुल्का एडवाइस करते हैं, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप अपनी ड्यूटीज़, अपना जॉब, अपनी फैमिली के जो काम काज हैं उसे आप रिज्यूम कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज हैं वैसे ही ये प्रेगनेंसीज चलती हैं, और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ये पेशेंट्स होते हैं। और ये अचीवमेंट कोई सिंगल डॉक्टर का या सिंगल पेशेंट का नहीं होता, ये टीम वर्क होता है, जिसमें एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जिसमें हमारा स्टाफ, जिसमें हमारा अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट, पेशेंट की फैमिली, इट्स अ टीम वर्क। तो वाकई में जब कोई ऐसा दुखद चीज़ को हम जब एक अच्छा रूप देते हैं तो इससे ज़्यादा आनंद वाली और इससे अच्छी चीज़ शायद मेरी लाइफ में तो नहीं है। व्हेन आई सी माई पेशेंट कंसीविंग और जब उनकी डिलीवरीज होती हैं तो आई फील मोर हैप्पी देन देम। तो ये IVF डे पे ये मेरा मैसेज है कि कोई बुराई नहीं है, ज़रूरत है आप ज़रूर कराइए। और आजकल टेक्नोलॉजी है, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट टेक्नोलॉजी। आप क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों पैसा वेस्ट करेंगे, क्यों परेशान रहेंगे। तो प्लस टाइम से जब भी IVF कराया जाता है तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। एक और चीज़, रिजल्ट कैसे होते हैं, 100% हैं क्या? मैं कहती हूँ 100% होते तो आप एक बार में आते और तो आप IVF करा लेते। रिजल्ट 100% नहीं है, पर हाँ, अगर टाइमली आप IVF करा रहे हैं, आपकी कंडीशंस बहुत ख़राब नहीं की, आपने बहुत साल फालतू के ट्रीटमेंट में नहीं बिताए, तो रिजल्ट वाकई में बहुत अच्छे हैं। अब एज के हिसाब से जो हमारा ART लॉ आ गया है और हमें लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करना है, तो उसमें फीमेल्स का IVF 50 ईयर्स तक हो सकता है और मेल्स 55 तक एलिजिबल हैं, तो इसमें कोई डर की बात नहीं है। पर कभी भी जब भी हम 40 ईयर्स के बाद IVF करते हैं, उनकी पूरी डिटेल काउंसलिंग, उनका पूरा डिटेल इको, पूरा डिटेल सिस्टमिक एग्जामिनेशन, कार्डियक प्रॉब्लम स्टेटस और बाकी सारी बॉडी की कंडीशन देखी जाती है कि पेशेंट की लाइफ किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं सबसे यही कहूँगी, ये हर चीज़ का एक आपको डिटेल अच्छा ज्ञान होना चाहिए, अच्छी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और अच्छे पॉजिटिव वे में कोई भी काम करा जाएगा तो हमेशा बहुत अच्छा हो। तो दिस इज़ ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई पेशेंट्स एंड माई कलीग्स एंड माई फ्रेंड्स। हैप्पी IVF डे। एंड IVF से हम बहुत सारे घरों को हमेशा खुशियाँ देते रहें, उनके आंगन में फूल खिलते रहें।